हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूरज स्प्लिट के बारे में। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बंगाल पार्टीशन क्यों हुआ, क्या उसका रीज़न था और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से कांग्रेस के सेशन हुए थे। 1905 का सेशन था जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने हेड किया था। हमने भी पढ़ा था कि 1906 का जो सेशन था जो कलकत्ता में हुआ था, जो कि हेड किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम पूरी तरह से रिकैप करेंगे। हम ये भी देखेंगे यहाँ पे कि जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई थी ना यहाँ पे नेशनल लेवल पे, कुछ चीज़ें उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब दो तीन चीज़ ऑलरेडी, ये सब चीज़ें आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर को एनफोर्स में आया बंगाल का पार्टीशन। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम है के मित्रा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पृथ्वी चंद्र रे। ठीक है, उनके जो मेथड थे, मीटिंग, प्रोपोगेंडा, पेटिशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि 3 ऐसे न्यूज़पेपर थे जिनके नाम नोट डाउन करके रखिए। भले आपने नोट डाउन किया हो कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट वाले वीडियो में बताया था मैंने। उनके नाम थे हिताबदी। ठीक है, हिताबदी चालू किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हिताबदी चालू किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। एक है संजीवनी, हिताबदी, संजीवनी, एंड तीसरा न्यूज़पेपर का नाम है बंगाली। क्या है भाई? 3 ऐसे न्यूज़पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिताबदी, संजीवनी एंड बंगाली। ये तीनों न्यूज़पेपर स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और जो संजीवनी न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया था के मित्रा ने। क्या नाम है उनका? के मित्रा ने उसको चालू किया था। अश्विनी कुमार दत्त अलग हैं, एक के मित्रा है। अश्विनी कुमार दत्त है जिन्होंने स्वदेश बांधो समिति बनाई थी, वो है अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, यहाँ पे संजीवनी जो न्यूज़पेपर चालू किया था वो चालू किया था के मित्रा ने। और संजीवनी वो पहला न्यूज़पेपर था जिसके अंदर बैकआउट के बारे में डिक्लेरेशन किया गया था। मतलब बोलते ना कि बैकआउट होने वाला, मतलब क्या बोलते हैं अपना अब हम स्वदेशी एंड बैकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं जो भी। तो बैकआउट का जो नारा था वो पहली बार किस न्यूज़पेपर में छपा था? तो वो था संजीवनी। किसने चालू किया था? के मित्रा ने, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, रिस्ले। उसने एक लाइन बोली थी जो एग्जाम में पूछी हुई है। पीवाईक्यू बता रहा हूं आपको मैं। काफी आज मैं रिसर्च कर रहा था पीआईक्यूज के ऊपर, इसके कुछ क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने देखा एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ, एनडीए में पूछा हुआ। ठीक है, लाइन है बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल in several different ways. One of our main objective is to split up and thereby to weaken a solid body of opponent to our rule. तो भले आपको पूरी लाइन याद हो या ना हो, लेकिन दिमाग में रखना है चीज, किसने बोला है कि बंगाल जो यूनाइटेड अपने आप में पावर है और बंगाल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे फेवर में बात आएगी। हम एक सॉलिड यूनिट को अपने फेवर में कर सकते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े में बांट के। तो रिस्ले ने बोला है लाइन। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि ये लाइन किसने बोली है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको बताया था मैंने लास्ट वाले वीडियो में बांगीय साहित्य परिषद। क्या नाम बोल रहा हूं मैं? बांगीय साहित्य परिषद के 2 सेक्रेटरी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर एंड रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। क्या बोला मैंने? रविंद्रनाथ टैगोर एंड रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। कौन से परिषद के? बांगीय साहित्य परिषद। ठीक है, बांगीय साहित्य परिषद। बांगीय साहित्य परिषद, इसके दोनों सेक्रेटरी थे और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जिस दिन बंगाल पार्टीशन हो रहा है उस दिन आप एक दूसरे को सपोर्ट करिए, उस दिन को आप ऐसे ना रक्षाबंधन का दिवस मनाइए, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन करिए, आप ये सब चीजें करिए। तो बांगीय साहित्य परिषद जिससे रविंद्रनाथ टैगोर जी जुड़े हुए थे एंड ही वाज अ सेक्रेटरी, ये पीवाईक्यू है। अब जब यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो रिकैप जो कर रहा हूं सिर्फ पीवाईक्यू का करना चाहता हूं, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑलरेडी बात पता है कि वंदे मातरम जो गाना है, जो सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, उसको स्वदेशी मूवमेंट ने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया है। एक तरह से पूरे बंगाल में, ऑल ओवर इंडिया में वंदे मातरम का गाना बहुत ज्यादा गाया गया था। और वंदे मातरम का जो सॉन्ग है पहली बार कलकत्ता सेशन के 1896 में गाया गया, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, उन लोगों ने भाई बड़े सी गैदरिंग को एड्रेस किया था। बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास किया गया था कलकत्ता टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को। यहां तक कि कुछ ही घंटे में, जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ, कुछ ही घंटे में आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अराउंड 50,000 रुपए रेज कर लिए थे। 50,000 रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। आज लोगों को 50,000 की नौकरी मिल जाए तो लोग बोलते हैं बड़ी बात हो गई है। ठीक है, तो फुल इस चीज को आप समझ रहे होंगे। ओके, अब यहां पे आपको पता है कि 1905 के सेशन में क्या हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने हेड तो किया उसको, लेकिन उसको बस कंडेम किया एक तरह से। बस बोला कि जो रिएक्शनरी पॉलिसी है कर्जन की उसको हम कंडेम करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ इतना एक मॉडरेट्स का सपोर्ट आया, कोई बड़ी चीज हुई नहीं है, कोई बहुत बड़ा इवेंट यहां पे हुआ नहीं है। अब इसको ये जो आपको बताने जा रहा हूं, सब चीजें आपको सूरज स्प्लिट की तरफ लेके चलेगी। ये कहानी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे 1905 के सेशन में सिर्फ गोखले जी ने अपने एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया है। एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट ना करते हुए सिर्फ उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया भी। ठीक है, लेकिन इससे सिर्फ इतने से काम होगा नहीं, इतने से काम होगा नहीं। ऑल्दो स्वदेशी मूवमेंट काफी अपने चरम सीमा पे पहुंच रहा था, काफी लोग एक्टिव थे उसके अंदर। हमें समितिज बनने को देखने को, समिति बनती हुई दिखती है। स्वदेश बांधो समिति जो अश्विनी कुमार दत्ता जी बरिसाल में ओपन करते हैं। अपने तिरुनेलवेली तमिलनाडु के अंदर चिदम्बरम जी, चिदम्बरम पिल्लई एंड सुब्रमण्यम सिया जिन्होंने स्वदेशी संगम सेटअप किया था, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 2 समिति के नाम आपको भूलने नहीं है, 2 समितिज हैं। पहला समिति स्वदेशी बांधो समिति पहला, और दूसरा समिति क्या बताया मैंने, स्वदेशी संगम समिति। 2 समिति भूलने नहीं है। एक बना था बरिसाल में, एक बना था तिरुनेलवेली में, तिरुनेलवेली तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में किसने बनाया था, चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा। एंड जो बरिसाल में बना था वो बनाया था अश्विनी कुमार दत्ता ने। पर्पस क्या था, लोगों को अवेयर करना, लोगों की मदद करना। ठीक है, पॉलिटिकली उनको जागरूक करना। ठीक है, सोशल अवेयरनेस उनके अंदर डालना, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं वो सब बताना, ये सब अपने लेवल पे फैसले लेना, ये सब इन लोगों के काम थे। तिलक जी ने क्या किया था, तिलक जी ने गणपति जी का फेस्टिवल, शिवाजी महाराज का फेस्टिवल चालू किया था महाराष्ट्र के अंदर। आत्मशक्ति को प्रमोट किया गया था, आत्मशक्ति मतलब सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया था। विलेज लेवल पे, विलेज लेवल को एक तरह से ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, ये सब उनके मोटो थे। बंगाल नेशनल कॉलेज चालू किया गया जिसके पहले प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष और पहले प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष। ठीक है, क्या बोलते हैं, सतीश चंद्र मुखर्जी ने अपने नेशनल स्कूल्स बहुत सारे ओपन किए थे। तो ये सारे काम यहाँ पे किए जा रहे थे। नेशनल एजुकेशन को बहुत अच्छा खासा प्रमोशन यहाँ पे दिया जा रहा था। ऑलरेडी ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टैगोर जी ने अमर सोनार बांग्ला लिखा है उसी टाइम पे, और अपने सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा है सुदेश गीतम, देशर कथा लिखा है हमारे सखाराम गणेश देवस्कर। ये सब ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है, ये सब चीजें उस टाइम पे हो रही हैं। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे अजंता मुगल पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स को प्रमोट करना चालू किया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में स्कॉलरशिप चालू की उन्होंने, जिसके पहले रेसिपेंट थे नंदलाल बोस। ये सब चीज आपको बता चुका हूं मैं, सब चीज के ऊपर पीवाईक्यू, जितने पीवाईक्यू यहां पे बता रहा हूं मैं आपको, भी बता चुका हूं कि उसी टाइम के दौरान हमें मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान, जिन लोगों ने बेसिकली वो तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सोचा उन्होंने, मैंने बेसिकली ये टारगेट किया यहाँ पे कि हमें ईस्ट बंगाल के लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं देना है, जो मुस्लिम्स थे। ये आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने। तो ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि दैट अगेन आपको रिकैप होना बहुत जरूरी है, कितना भी पढ़ लो आप। ठीक है, चलिए, ये सब चीजें हो गई। हम उसके बाद कंपनी कैसे रिप्रेस करती है ये सब भी हम देख चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और डिटेल में अगर जानेंगे आप तो कंपनी का रिप्रेशन कैसे होगा जरा आप चलते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं मैं कि देखो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मेरे प्राइवेट चैनल पे, और सही बताऊं यही तरीका है मेरा पढ़ाने का, जिसमें पीआईक्यू डिस्कस करता हूं मैं, पीआईक्यू पे एम्फेसिस रहता है मेरा, और साथ ही साथ किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, मतलब रात के भी टाइम पे। ऐसा नहीं कि भाई रात के लोग डरते हैं कि यार हम कैसे, आप किसी भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी से लेंगे तो आप बहुत सारी चीजें वहां पे आपको बोलते कितनी भी अच्छी क्लासेस मिल जाए, लेकिन आपको 1-to-1 गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई और भी समस्या है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। अगर आपको लेने हैं कोर्सेज तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, सिंपल से होता है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट लेड टू द सूरज स्प्लिट। ऑलरेडी बहुत सारी चीज आपको बता दी मैंने।
अब यहाँ पे सूरत स्प्लिट पे बात करते हैं। अब जहाँ पे हम सेशंस की बात करते हैं, बनारस सेशन में क्या हुआ, फिर उसके बाद कलकत्ता सेशन में क्या हुआ, एंड सूरत सेशन में क्या डिमांड थी जो पूरी नहीं हो पाई, जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। हमने पूरी 10 मिनट में अभी तक रिकैप कर लिया है। अब चलिए आते हैं यहाँ पे सूरत स्प्लिट के ऊपर। तो देखिए, पहला सेशन हुआ भाई 1905 में बनारस में, जिसमें स्वदेशी एंड बैकआउट मूवमेंट को सपोर्ट तो दिया गया और ये भी बोला गया भाई कि गवर्नमेंट सर्विसेज बैकआउट करिए, सब कुछ करिए। लेकिन एक चीज देखेंगे आप, सिर्फ बंगाल में, क्योंकि ये शुरुआत कहां से हो रही है, बंगाल में हो रही, तो बंगाल में ही रखिए इसको, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इसको बंगाल के बाहर मत लेके आओ, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू बंगाल ओनली, बिकॉज मॉडरेट्स अभी भी फोकस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे, काउंसिल रिफॉर्म पे। वो बड़े बड़े मास मूवमेंट से डरते हैं, लोगों से भी उनका कनेक्शन नहीं है उस लेवल पे। तो उन्होंने कर्जन की पॉलिसी के अगेंस्ट बात की, अपोज भी किया, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिया यहां पे स्वदेशी मूवमेंट को, लेकिन दे वर नॉट इन अ फेवर टू टेक दिस मूवमेंट आउटसाइड द बंगाल, बिकॉज उनका मानना था बंगाल का इशू है, बंगाल तक रहने दो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे थे, नहीं यही मौका है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में इसको फैलाने का। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि दिल्ली के अंदर सैयद हैदर रजा थे, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर तिलक जी थे, उसके बाद अपने तमिलनाडु में सुब्रमण्यम शिया एंड मद्रास, मतलब तमिलनाडु मतलब मद्रास, एंड चिदम्बरम पिल्लई थे। उसके बाद पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। बंगाल तो पूरा हब था, वहां पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, अरविंदो घोष हैं, ठीक है, के मित्रा हैं, अश्विनी कुमार दत्ता हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर आपको देखने को मिलेंगे बंगाल में, तो ठीक है। तो यहां पे ये सारे लीडर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, आपको ऑलरेडी कल बताया था मैंने। अब बात करते हैं कलकत्ता सेशन में क्या हुआ। देखो, अभी तक इतनी बात क्लियर थी कि मॉडरेट्स बात तो मान नहीं रहे, मॉडरेट्स बात तो नहीं मान रहे हैं। तो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि अगला जो सेशन होगा ना आईएनसी का, उसका चेयरमैन एक्सट्रीमिस्ट लीडर बने, या लाला लाजपत राय बने या फिर तिलक बने, दोनों में से कोई तो भी बने, जो भी मतलब एक्सट्रीमिस्ट वही चाहते थे यहाँ पे। लेकिन मॉडरेट्स ने किसका नाम आगे कर दिया, दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया। और दादा भाई नौरोजी को सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, वैसे लीडर हैं जिसको मतलब एक्सट्रीमिस्ट भी उतना ही इज्जत देते हैं जितना कि मॉडरेट्स देते हैं। तो तिलक ने अपना नाम वापस ले लिया, बोला कि यार ये बड़े दिग्गज है हमारे, मतलब इनके सामने मतलब अगर मैं जीत भी गया तो क्या जीता, ऐसी बात है वो। तो क्योंकि वो ऐसे लीडर हैं जो जिन्होंने काम बहुत बड़े लेवल पे किया है, तो इसलिए तिलक जी ने अपना नाम वापस लिया। और दादा भाई नौरोजी जी ने यहाँ पे सही बताऊं तो मॉडरेट्स मतलब एक बहुत बैलेंस ओपिनियन दिया यहाँ पे, बहुत बैलेंस, मतलब हर चीजों को यहाँ पे, यहीं पे पहली बार स्वराज को एक्सेप्ट किया जाता है। स्वराज, पैसिव रेजिस्टेंस को पहली बार यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है जो पास हुई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कलकत्ता सेशन में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसमें क्या क्या चीजें मेंशन थी, देखिए। स्वराज की बात की थी, स्वराज पहला चीज। दूसरा, स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, जो आप बोलिए। स्वदेशी को प्रमोट किया गया, बायकॉट को प्रमोट किया गया यहां पे, एंड नेशनल एजुकेशन। 4 चीजें भूलेंगे नहीं आप। स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट, स्वदेशी, बायकॉट और नेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा PYQ सीधा, और एक बार नहीं 3-4 बार पूछा हुआ, and that too in the NDA, CDS and other exams, okay, UPSC के एग्जाम तक पहली बार स्वराज का मेंशन हुआ, लेकिन उसका मीनिंग डिफाइन नहीं था। आपसे कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर चीज का मीनिंग पता था कि नहीं। पैसिव रेजिस्टेंस को प्रमोट किया गया। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं क्या होगा, स्कूल को, कॉलेज को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, म्युनिसिपैलिटी को, लॉ को, कोर्ट को, इन सब चीजों को आप क्या करिए, बायकॉट करिए। ये सब चीजें यहां पे प्रमोट की गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, पैसिव रेजिस्टेंस का नारा किसने दिया था, अरविंदो घोष ने दिया था, अरविंदो घोष ने इसका नारा दे रखा है, ठीक है। तो ये बात अब भूलिएगा मत, ये PYQ है सीधा, जो PYQ यार इतनी जान तोड़ के बता रहा हूं तो मतलब बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, वहां पे। और जो आपको पैसिव रेजिस्टेंस बोला ये भी आपको आता है। लेकिन अभी देखिए, पैसिव रेजिस्टेंस का कॉल आया, मॉडरेट्स अभी भी एक्सट्रीमिस्ट के साथ नहीं है। ऑल्दो दादा भाई नौरोजी जी ने इनको फेवर किया, लेकिन दादा भाई नौरोजी अलग ब्रीड के हैं, लेकिन बाकी जो मॉडरेट्स हैं, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दे आर नॉट इन अ फेवर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। उनका मानना ऐसा है कि इसको बंगाल तक ही सीमित रखो ना, वो डरते हैं कहीं ना कहीं डरते हैं। दे ओनली लुकिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। और एक्सट्रीमिस्ट को लगता है कि नहीं यार, इससे होगा नहीं कुछ, काउंसिल रिफॉर्म हमने करके देख लिया है, पिछले 20 साल में काउंसिल रिफॉर्म से कौन सा तीर हमने गाड़ लिया, यहां पे कुछ भी नहीं कर लिया।
तो why are only relying on the council reform where we are not getting any result? ठीक है। और मॉडरेट्स क्या डरे हुए थे यार कहीं ब्रिटिश लिबरल्स और ये लोग हमसे मतलब गुस्सा ना हो जाएं, ठीक है। वही एक्सट्रीमिस्ट का अपना अलग ओपिनियन था, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो पूरे कांग्रेस के अंदर ही दरार आ रही थी, कांग्रेस के अंदर ही दरार आ चुकी थी, ठीक है। अब यहां पे दूसरी बात करते हैं। अब अगला सेशन, अभी तक तो इस पूरी एक्टिविटी चल ही रही है, अपने अपने लेवल पे आपको नेशनल एजुकेशन को प्रमोशन दिया जा रहा है, अपनी क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज ओपन की जा रही है, मतलब लोकल लेवल पे, मतलब रीजनल लेवल पे ये सारी काम हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे ओपन की जा रही है। लेकिन अभी भी इसको और बड़े लेवल पे आगे लेके जाना है, टारगेट है एक्सट्रीमिस्ट का। अब अगला सेशन एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि कहां हो, नागपुर में हो, नागपुर में हो या सेंट्रल प्रोविंस में हो, जिससे कि उसका हेड कौन बनेगा, उसका हेड बन जाएंगे, उसके चेयरमैन बन सकते हैं लाला लाजपत राय या तिलक। लेकिन मॉडरेट्स क्या चाहते हैं, मॉडरेट्स चाहते हैं कि ये सेशन सूरत में हो, बॉम्बे प्रोविंस के हिस्से में हो, जिससे कि तिलक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसा रूल था कांग्रेस का कि जिस पर्टिकुलर प्रोविंस में सेशन होगा उसका चेयरमैन, उस पर्टिकुलर प्रोविंस का चेयरमैन वहां पे नहीं बनेगा। और हुआ भी वही, मॉडरेट्स ने अपनी चला ली और उन्होंने सूरत में करा दिया, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष के पास है। देखिए दो लोग हैं यहां पे, दोनों का नाम थोड़ा ध्यान से सुनिए, दोनों में रास बिहारी है, रास बिहारी है दोनों में, एक है घोष, एक है बोस। तो जो बोस है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, वो एक रिवॉल्यूशनरी है, मतलब अपना क्रांतिकारी थॉट वाला है, और जो घोष हैं वो एक मॉडरेट लीडर हैं। तो रास बिहारी घोष को इसकी चेयरमैनशिप दी गई। और उस पर्टिकुलर में अगेन जो सेशन था उसमें रिजोल्यूशन ही चाहते थे अपना स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन, अगेन इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन रास बिहारी घोष उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। एक्सट्रीमिस्ट चिढ़ जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि हमारा तो यही स्टैंड है, और वहीं पे तनातनी हो जाती है। और वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि दोनों में स्प्लिट आ जाता है, चप्पलें जूते चल जाती हैं, बहस हो जाता है। और वो स्प्लिट, ऐसा स्प्लिट आया जिसने मतलब उस स्प्लिट की उसको दरार भरने के लिए 7-8 साल लगे, क्योंकि उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट अपना रिप्रेशन करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे सेडिशियस मीटिंग एक्ट लाती है, गवर्नमेंट यहाँ पे इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट लाती है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाती है, प्रेस एक्ट लाती है, दुनिया भर की चीजें लाती है, और हमारे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं उनके ऊपर धावा बोलती है, उनको यहां पे रोक लगाती है। कैसे, देखिए यहां पे वही ये सब बातें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैसे होता है भैया, हमारे तिलक भाई को, जो तिलक भाई साहब थे हमारे इतने बड़े लीडर, उन्होंने केसरी, उनका न्यूज़पेपर, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर चालू किए थे, एक मराठा और एक केसरी। अलग से मैं आपके जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जैसे तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, इनके बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वो भी एक तरीका होता है पढ़ाई करने का हिस्ट्री को, सो दैट हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो हम नहीं उतना कवर कर पाते हैं, लेकिन अब एज ए पर्सनैलिटी के ऊपर बात करेंगे, पढ़ेंगे तो हम उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो केसरी जो उनका न्यूज़पेपर था, जो उन्होंने क्या बोलते हैं मराठी में लिखते थे, उसके अंदर उन्होंने मुजफ्फरनगर जो बम अटैक हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी इन्वॉल्व थे, जो कि इसको मुजफ्फरनगर के जो ये था, मुजफ्फरपुर के जो ये था अपना जज था, उसको मारना चाहते थे, लेकिन क्या वो बच गया वो नालायक, और जो बैरिस्टर पिंगले थे उनकी वाइफ और उनकी बेटी की डेथ हो गई, जो कि काफी दर्दनाक था। ऐसा चाहते वो लोग भी नहीं थे, चूक गए वो लोग किसी तरीके से। तो उसके बाद प्रफुल्ला चाकी ने तो सुसाइड कर लिया था और खुदीराम बोस फांसी पे लटके थे, 2 जाबाज हमारे। तो उनके फेवर में इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर में लिखा था, केसरी ये लिखते थे, केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था, उसी के चलते इनको क्या किया भाई, मतलब उनका क्या किया गया कि भाई उनको जेल भेजा गया, मांडले के अंदर 6 साल की उनको जेल हुई, ठीक है। यहां पे देखो, उनको 6 साल की जेल हुई, गिल्टी ऑफ सेडिशन, और 6 साल का उनका ट्रांसपोर्टेशन, 1000 रुपए का उनको फाइन दिया गया, मांडले जेल उनको भेजा गया। उसके बाद 2 बड़े बड़े लीडर अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने परमानेंटली रिटायरमेंट ले लिया। लाला लाजपत राय वेंट अब्रॉड, मतलब वो अमेरिका चले गए, वहां पे यूएसए चले गए थे। तो एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कहीं ना कहीं वो गायब हो गए। मॉडरेट लीडर तो भाई अपना उसी तरह से चल रहे हैं, जो चल रही है नहीं वो चल रहा है। अब आपको एक चीज, आपको होमवर्क देना चाहता हूं, अगर मेरे साथ आप बने हैं, रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, इस 5 साल के आईएनसी के सेशंस
कि अध्यक्षता किसने की, कहां पे हुई थी, इसके ऊपर पीवाईक्यू है, पूरा पीवाईक्यू है। क्योंकि जनरली ये 5 साल के ऊपर लोग पढ़ते नहीं है। 1908 का तो मद्रास में हुआ था, आपको बता देना चाहता हूं मैं। 1912 का बिहार में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, ये भी बता देना चाहता हूं आपको। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए कि बाकी कहां पे हुआ था। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तो देखो चाहूं तो यहीं पे बता दो, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग फाइंड करिए। इसके ऊपर पीवाईक्यू पूछा है। आपको बस एक हिंट देना चाहता हूं, एक सेशन यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं मदन मोहन मालवीय ने हेड किया है, एक सेशन यहाँ पे विलियम वेडरबर्न ने हेड किया है, एक सेशन यहाँ पे रासबिहारी घोष ने खुद हेड किया, मतलब वापस से। ठीक है, एक यहाँ पे विशन नारायण दास ने हेड किया है, बस। और क्या यहाँ पे इतने सारे बता दिए। अब तो थोड़ा मेहनत करो यार। चलिए, तो इसीलिए आप थोड़ा फाइंड करिएगा। बहुत बार एक देखो, बहुत बार से मुझे मतलब नहीं है, अगर 3 से 4 बार भी एग्जाम में आ गया ना, तो मान लीजिए कि आपको पढ़ना जरूरी है भाई। क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने खुद अटेम्प्ट किया है, मैं खुद एक एग्जाम में बैठा हुआ था जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आपको ये सब चीजें बता चुका हूं मैं। अब यहां पे एक चीज और इससे हमें देखने को मिलता है कि 1907 से लेके 1916 तक कोई बड़ी एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि 1916 में हमें देखने को मिलेगा कि तिलक जी जेल से निकल के आएंगे, और मान लीजिए उसके बाद लखनऊ का सेशन होगा जिसके अंदर वापस से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर मिलेंगे, बैठेंगे, अपना एक तरह से उनका रियूनियन होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन मिल जाए। वही है, इसके बाद नेशनल मूवमेंट पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएगा। 1909 का सेशन, 1909 का मॉरल इवेंट और रिफॉर्म आएगा, लेकिन उसके अंदर कम्युनल अवार्ड दिए जाएंगे, अलग से आपको पढ़ाऊंगा मैं। एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, कैरेट एंड स्टिक इनकी पॉलिसी थी। वही ये लोग हमेशा बोलते थे कि हम काउंसिल रिफॉर्म लाएंगे, काउंसिल रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं थे लोग। सच बताऊं, ये लोग कुछ भी नहीं करते थे। उसके अंदर सिर्फ कैरेट एंड स्टिक की इनकी पॉलिसी थी, मतलब ये लोग गाजर दिखाते थे लेकिन देते कुछ भी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को भी किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया, मॉडरेट्स को भी उन्होंने सिर्फ कंसिलिएट कर दिया लेकिन कुछ दिया नहीं। ओके, और सप्रेस भी कर दिया पूरी तरीके से। मॉडरेट्स तो वैसे ही आइसोलेट हो गए, मॉडरेट्स फिर वही कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स यही सब करने लगे, मास मूवमेंट तो वापस खड्डे में चला गया। तो हमें देखने को मिलता है कि 1907 से 1916 तक कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई है। 1916 में होम रूल लीग चालू होगा, मास मूवमेंट वापस चालू होंगे, रिवाइव होंगे, और फिर गांधी जी का एरा चालू होगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा टाइम हमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। ये टाइम आपका मिलेगा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का, ये भी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होता है, इसके ऊपर हम चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर उससे पहले सूरज स्प्लिट तो ऑलरेडी आपको बता दिया मैं। पर सिमिलर डेपुटेशन आपको बता देना चाहता हूं। सिमिलर डेलीगेशन अलग है, सिमिलर डेपुटेशन अलग है। सिमिलर डेलीगेशन आपको 1945 में मिलेगा, जो वेबल्स प्लान जिसको हम कहते हैं, और सिमिलर डेपुटेशन 1906 में है, जो कि आगा खान ने लड़ किया था, और यहाँ पे मिंटो से मिले थे। मिंटो उस टाइम का वायसरॉय था, जो कि करजन के बाद आया था। और क्या पर्पस था, मिंटो ने बोला था कि आप ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने मत दीजिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। तो आगा खान, सलीमुल्ला खान जो ईस्ट बंगाल के, मतलब सलीमुल्ला खान तो ढाका के नवाब थे, तो इनको बोला गया कि यार आप मुस्लिम लीग बनाइए, मुस्लिम लीग का प्रमोशन यहीं पे चालू होता है, और हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। क्या डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे मुस्लिम्स की डिमांड थी, और वही मिला उन्हें 1909 में। 1909 में उन्हें वही मिला। ठीक है, तो ये सिमिलर डेपुटेशन मुस्लिम लीग की थी एक तरह से। मुस्लिम लीग तो बना नहीं था तब तक, लेकिन आगा खान, सलीमुल्ला खान, इन लोगों ने अटेंड किया था, और मिंटो को बुलाया था उन्होंने। कहां हुई थी भाई, शिमला में हुई थी, सिंपल सी बात, और कहां हुई थी। चलिए, ओके, तो ये हमें देखने को मिलता। द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इन द ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड 1909 में हुआ था, मॉरल इवेंट और रिफॉर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, और उसकी शुरुआत सिमिलर डेपुटेशन से हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड 1904। अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। मुस्लिम लीग की कुछ एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, हु लेड द सिमिलर डेपुटेशन विथ लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड तो क्या है बोला, मिंटो के साथ कौन मिला था, आगा खान ने लीड किया था उसको। ठीक है, और आगा खान, नवाब सलीमुल्ला, ये लोग जो हैं वो काफी बड़े मतलब फोर फाउंडर्स हैं। जिन्ना उसमें नहीं है भैया, जिन्ना अभी तक नहीं है, जिन्ना अभी तक पिक्चर में नहीं है।
ठीक है। कम्युनल अवार्ड देखो यार, कम्युनल अवार्ड यहाँ पे सेपरेट इलेक्टेड फॉर द माइनॉरिटीज की बात करते हैं, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, बस ऐसे ही रेफरेंस के लिए आ गया था, ठीक है। Who among the following was not associated with the formation of the Muslim League? नवाब सलीमुल्लाह खान है, आगा खान है, सैयद अहमद खान का कोई रोल नहीं है। नवाब वकर मुल्क है, सैयद अहमद खान नहीं है, जिन्ना नहीं है, यहाँ पे दो लोगों का नाम भूलिएगा मत, जिन्ना और सलीमुल्लाह खान, जिन्ना और सैयद अहमद खान यहाँ पे बिल्कुल किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सूरज स्प्लिट अगेन हमें देखने को मिलता है in the Indian National Congress was primarily over which of the following issue? वही है, बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट एक्सटेंशन, यही तो था। वो चाहते थे आगे बढ़े और वो लोग चाहते थे बंगाल तक सीमित रहे, ठीक है। तो यही हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है। और बाद में जब 1907 का जो सूरत सेशन है उसमें स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन का जो स्वराज का जो मोटो था उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, जिससे हमारे एक्सट्रीमिस्ट बढ़ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। Who among the following leader left the मांडले जेल आफ्टर बीइंग? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ने और अरविंदो घोष ने पूरी तरह छोड़ दिया था। लाला लाजपत राय को यूएसए डिपोर्ट कर दिया गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी क्या है? वो लोग दिखाएंगे लेकिन देंगे कुछ नहीं। इट एम टू प्लेकेट द मॉडरेट्स, यस, व्हाइल सप्रेसिंग द एक्सट्रीमिस्ट। बिल्कुल सही बात बोली है, एक्सट्रीमिस्ट को दबाना है और मॉडरेट्स को बस, हाँ काउंसिल एक्ट आ रहा है आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें अच्छा मिलेगा। एक्सट्रीमिस्ट को पता है कुछ नहीं आने वाला है, एक्सट्रीमिस्ट के पागल थोड़ी हैं, लेकिन मॉडरेट्स फंसे पड़े हैं उसी के अंदर। द सूरत स्प्लिट वाज एन आउटकम ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बिल्कुल उसी पॉलिसी का था ना यार, क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं ये इन्होंने ही आग लगाई थी, ब्रिटिशर्स ने आग लगाई थी। मॉडरेट्स, उन्हें पता था मॉडरेट्स को कैसे रिझाना है। बोले यार कॉन्स्टिट्यूशन के में आपके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर आ रहा है, बस मान गए वो लोग। कुछ मिला नहीं, लेकिन उन्हें मिला कम्युनल अवार्ड। द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने एनकरेज किया? मिंटो ने एनकरेज किया। सिमला डेपुटेशन। हु पब्लिश स्वराज, द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट मेंशन, किस पहली बार? दादा भाई नौरोजी ने इसको किया है। और कौन सा सेशन था? 1906 का कलकत्ता सेशन। कौन कौन से चार यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किए गए थे? नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी, बाइकॉट एंड स्वराज, ये चार चीजें यहाँ पे पास की गई हैं। Which of the following is associated with the Simla delegation? Of course, your demand for the separate elected. So this is all about. तो देखिए ये हमारा पूरा यहाँ पे सूरत स्प्लिट खत्म होता है और सिमला डेपुटेशन के ऊपर काफी चीजें आपको बता दी मैंने, साथ ही साथ एक पूरा रिकैप भी हमने कर लिया स्टार्टिंग के 10 मिनट में। और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा, अब देखो 1907 से लेके 1914 तक 15 तक अब क्या हो रहा था हमारी कंट्री में, जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपको आईएनसी के सेशंस थे वो बस नाम मात्रा के हैं, उसको सिर्फ पढ़ लेना हमें थोड़ा सा। उसके चेयरमैन कौन थे वो ऑलरेडी आपको बोला है, आप बताइए। अब नहीं बताएंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूं वीडियो लोग देखते हैं, बताता कोई कुछ नहीं है, सबको लगता है बस देख लिया हो गया। आपकी मर्जी है, देखो ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी on the given number that I have given there, simple as that. So चलिए।